हाँ तो बच्चों, आज पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नए टॉपिक को। और आज का जो नया टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के इस टॉपिक में आपको एक नई चीज़ पढ़ने को मिलेगी। छोटी कक्षा में, ख़ास तौर से 5th क्लास तक, वैसे हमने इस प्रकार का जो ये टॉपिक है अभी 5th क्लास तक नहीं पढ़ा था। इस टॉपिक को हम आज पढ़ाएंगे, जो कि क्लास 6 में भी है, 7th में भी है और 8th में भी है और यहाँ तक कि 9th 10th में भी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। क्लास 6 में स्टार्टिंग है लीनियर इक्वेशन की, 7th में थोड़ा सा और इसी लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा और इसका विस्तृत और थोड़ी क्वेश्चन भी हार्ड कर दिए गए। और क्लास 8th में युगपत समीकरण, मतलब दो चर राशियों, दो अज्ञात राशियों के समीकरण आ गए हैं। तो इस प्रकार से, और 9th 10th में भी इसका यूज है। इस प्रकार के इबारती प्रश्न भी मिलेंगे। और इस समीकरण का यूज तो वैसे देखा जाए तो गणित की अन्य कई टॉपिक में मिलता है, जैसे समय दूरी चाल वाले सवालों में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। जहाँ भी मानने वाली व्यवस्था होती है मानने के लिए, तो हम प्रतिशत लाभ हानि में भी इसका यूज कर लेते हैं। तो इसका कई जगह यूज होता है। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही नीचे स्तर से ले रहे हैं, बिल्कुल, कि जैसे आपको समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है। जैसे हम आपसे कहें, बहुत छोटा सा प्रश्न है, जैसे हम कहें कि राम के पास, मान लो कि राम के पास कुछ रुपए थे और उसमें 5 रुपए हमने और दे दिए। ध्यान से सुनना, राम के पास कुछ रुपए थे, 5 रुपए हमने और दे दिए, तो उसके पास अब कुल रुपए हो गए 8। कितने रुपए हो गए? 8। राम ने बताया कि हमारे पास अब 8 रुपए हो गए। तो राम के पास पहले कुल कितने रुपए थे? ठीक है ना इस क्वेश्चन को? तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। राम के पास, हमने ये कहा कि राम के पास कुछ रुपए थे। मान लो कि कुछ रुपए हमने एक संकेत रूप में बीजी अंक x मान लिया कि राम के पास कुछ x रुपए थे और हमने 5 रुपए उसको दे दिए। तो 5 रुपए दे दिए तो 5 रुपए उसके क्या हो गए? उसमें प्लस हो गए। तो अब कुल कितने रुपए हो गए उसके पास? उसके पास अब कुल 8 रुपए हो गए। तो हमें ये अज्ञात राशि ज्ञात करना है। ये क्या बन गया? जो हमने उस क्वेश्चन का भाषाई रूप बताया, यानी वार्तिक रूप बताया, वो मैथमेटिकल रूप, इसका गणितीय रूप बदल गया। अब गणितीय रूप में उस अज्ञात राशि कि राम के पास जो रुपए थे वो कुल कितने रुपए थे, हमें ये ज्ञात करना है कि राम के पास कुल कितने रुपए थे और उसको हमने माना है x। तो x एक अज्ञात राशि हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा कहलाता है समीकरण। इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण। ठीक है, मतलब उस भाषाई सवाल को हमने गणितीय रूपांतरण में बदल दिया है। अब इसमें 2 पक्ष होते हैं, बीच में बराबर होता है। इस पक्ष को हम बायां पक्ष कहते हैं, यानी जो हमारा एक बराबर के इस तरफ होता है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष हो गया। और बराबर के इस तरफ वाले को हम कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, तो दायां पक्ष ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार से हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष
दो समीकरण के दो रूप हो गए। अब इसको हम सॉल्व करके हमें अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना है। तो हम इस x का मान कैसे ज्ञात करें, इसके लिए हम थोड़ा सा बहुत छोटा सा उदाहरण लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब दुकानदार के यहाँ हम जाते हैं तो तराजू तो देखा होगा, ठीक है। बल्कि अब तराजू के रूप बदल गए हैं, लेकिन अधिकांशतः जो पुराने दुकानदार होंगे या गांव में जो हमारे पास मम्मी वगैरह जब कोई चीज़ बनाती हैं तो उसको तौलती हैं, तो एक इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तराजू, ठीक है। ये तराजू हो गया, का एक पल्ला हो गया, और ये वाला दूसरा पल्ला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये हम इसका हाथ से पकड़ते हैं, ठीक है, पकड़ने के लिए हो गया। अब हमारा उसी समीकरण को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस तरफ था x + 5 और इस तरफ था 8, ये बराबर हैं। बीच में क्या चिन्ह लगा था, समीकरण था x + 5 = 8। बराबर बराबर मीन्स दोनों पल्ले बराबर हैं, जे पल्ला और जे पल्ला दोनों बिल्कुल बराबर हैं, बराबर सीध में हैं। अब हमें इस अज्ञात राशि x का मान निकालना है। तो अगर इसको हम तराजू के सिस्टम से देखें, मान लो कि यहाँ पर 8 किलोग्राम का बाँट रखा है, ठीक है, और यहाँ जी x + 5 किलोग्राम रखा है। अब हमें x का मान निकालना है, तो जे हमें 5 किलोग्राम का बाँट यहाँ से, माना कि x के साथ क्या जुड़ा है 5, इसको हम बाँट से मांग रहे हैं अब, कि माना कि इसमें जे 8 किलोग्राम है, जे 5 किलोग्राम है और x एक अज्ञात राशि है, ठीक है। अब इसको हमें इस 5 को यानी इस 5 किलोग्राम को हमें उठाना है। तो अब अगर हम यहाँ से 5 किलोग्राम उठाएंगे तो निश्चित है कि पल्ला जो है इस तरफ भारी हो जाएगा। अब पल्ला बराबर रहे तो अगर हम इधर 5 किलो का बाँट उठा रहे हैं, मतलब इसको हम उठा रहे हैं, तो यहाँ भी हमें 5 किलो का बाँट उठाना पड़ेगा, यानी इससे 5 किलो कम करना पड़ेगा, यानी 8 में से 5 कम करना पड़ेगा। अब जैसे हमने 8 यहाँ से 5 किलोग्राम बाँट उठाया तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया x। यहाँ से 5 किलोग्राम बाँट उठाया तो बराबर पल्ला भी बराबर रहा और कोई संख्या में कोई अंतर नहीं हुआ। जब हमने यहाँ से उठाया तो यहाँ 8 में से 5 किलोग्राम घट गए तो कितना बचा 3, तो x बराबर 3 आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि राम के पास कुछ रुपए थे और हमने 5 रुपए और दे दिए तो उसके पास अब कुल हो गए 8 रुपए, तो राम के पास कुल कितने रुपए थे। अब आप बता देंगे कि राम के पास कुल 3 रुपए थे। कितने रुपए थे 3। तो हम तराजू के माध्यम से भी, मतलब एक किस्म का समीकरण तराजू के 2 पल्ले हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि समीकरण हमारे तराजू के 2 पल्ले हैं। अगर हम इससे कुछ बाँट उठा रहे हैं या इससे हम कुछ वजन कम कर रहे हैं तो निश्चित है कि इस पल्ले से भी हमें वजन कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा बैलेंस भी बना रहा और हमने यहाँ से 5 किलोग्राम बाँट उठा लिया, यहाँ भी कम कर दिया, तो यहाँ पर x बराबर 3 आ गया, अज्ञात राशि हो गया, अज्ञात राशि हमें ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार से हम समीकरण के रूप को समझते हैं। अब इस समीकरण को आपने समझ लिया, अब हम इसके कई उदाहरण आपको और बता रहे हैं। फिर हम आज जो चर्चा करेंगे खास तौर से लीनियर इक्वेशन की, सिर्फ एक ही समीकरण की चर्चा करेंगे। युग्मत समीकरण कक्षा 8 में है, उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज क्लास 6th और 7th दोनों कक्षाओं के लिए हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा सकें और इसकी जो विधियां हैं हल करने की वो आपको बता सकें। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और इसके बाद हम चलते हैं अगले बिंदु पर।
अब हम इसके कुछ उदाहरण लेकर के चलते हैं, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण है, इसको हम समीकरण का रूप देना है। अभी ये भाषाई रूप में है, इसको हम इसके समीकरण पर विचार करना है कि इसके समीकरण को रूप में हम इसे कैसे बदल सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि x और 6 का योगफल 13 है। यानी अगर पहली संख्या पर हम विचार दें तो पहला है कि x और 6 का योगफल 13 है। यानी x और 6 का योगफल बराबर 13 है, राइट। तो देखो, ये इसका हो गया वार्तक रूप, थ्योरेटिकल रूप, और ये हो गया इसका मैथमेटिकल, ठीक है, यानी इक्वेशन रूप। तो इसको हमने, इस भाषाई रूप को हमने गणितीय रूप में बदल दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी x और 6 का योगफल मीन्स एडिशन, ठीक है, x + 6 = 13, ठीक है। अब दूसरे पर विचार करेंगे हम। एक संख्या 9 से 5 कम है। एक संख्या 9 से 5 कम है, यानी मान लो संख्या x है, मान लीजिए संख्या क्या है, x है। तो संख्या जो है x से 9 से कितनी कम है, 5 कम है। तो अगर हम मान लिया कि संख्या x है, अब x जो है 9 से 5 कम है, ठीक है, 9 से क्या है, 5 कम है। तो अगर हम कम देखना है हमें, तो चूंकि 9 से 5 कम है, तो यानी हम उल्टा करेंगे यहाँ पर। यानी संख्या जो है 9 से 5 कम है, यानी 9 संख्या में 5 जोड़ दें तब 9 आता है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम संख्या में 5 जोड़ दें तो 9 आता है, ठीक है। तीसरी संख्या पर विचार करेंगे हम। तीसरी संख्या है किसी संख्या का दुगना, किसी संख्या का दुगना 6 है। किसी संख्या का दुगना, मान लो संख्या x है और उसका दुगना 2 गुणा यानी बराबर कितना है, 6, यानी 2x = 6। तो ठीक है, ये थर्ड समीकरण हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ कह रहा है x का 5वां भाग 3 है। क्या है, x का 5वां भाग 3 है, यानी x का 5वां भाग बराबर 3। तो ये हो गया हमारा फोर्थ समीकरण। अब फिफ्थ क्या कहता है, किसी संख्या का 2/3 8 है। किसी संख्या का 2/3, मान लो संख्या x है, उसका 2/3 हो गया 2/3, कितना है, 8 है, ठीक है। तो 2/3 इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2x/3 = 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनके भाषाई रूप को हम समीकरण रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके सॉल्व करने के बारे में चर्चा करेंगे। जी, हमने बहुत छोटे छोटे उदाहरण लिए हैं जिससे तुम्हें समीकरण का बिल्कुल कैसे हम भाषाई रूप में, कैसे हम समीकरण रूप में बदलते हैं, उस अज्ञात राशि को कैसे फिर सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करने के लिए अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, तो इन प्रश्नों का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो अभी आप लोगों ने इन जो भाषाई हमारे ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमने समीकरण में बदलना देख लिया। अब हम एक एक समीकरण को बदलने के बाद एक एक समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला जैसे है, हमने बताया था क्या है कि x और 6 का योगफल 13 है, यानी ये आ गया था x + 6 = 13। अब हम इस समीकरण को गौर से देखते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे तराजू का उदाहरण बताया था, बिल्कुल वैसे ही है कि यदि हम मान लो कि ये तराजू के 2 पल्ले हैं,
यहाँ अगर हम 6 किलोग्राम का बाँट उठाया था तो यहाँ भी ये 6 देखे, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो किसी प्रकार से इस 6 संख्या को कम करना है। तो निश्चित है इस 6 को हटाने के लिए हम इसमें से 6 घटा दें। जब यहाँ 6 कम करेंगे तो निश्चित है कि राइट हैंड साइड में अगर बराबर रखना है दोनों पल्ले, तराजू के ध्यान दे लो, जैसे हमने तराजू में उदाहरण बताया था, तराजू के दोनों पल्ले बराबर रखना है। तो यदि हमने यहाँ 6 मात्रा कम किया तो यहाँ भी 6 हमें मात्रा कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हमने -6 कर दिया तो यहाँ भी -6 हो गया। अब यहाँ तो 6 + 6 और -6 0 हो गया, तो यहाँ सिर्फ x बचा। तो यहाँ 13 में से 6 चला गया, 13 - 6 तो कितना आ गया 7। तो पहले सवाल का हमारा उत्तर हो गया, उसमें था कि x और 6 का एक फल 13 है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 7, आंसर हो गया इसका। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। अभी हम बिल्कुल छोटे स्तर से ले रहे हैं तुम लोगों को, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा अभी विधियों में और आगे जो इसकी विधि हैं, वैसे इसमें एक ही विधि है, आगे हम बताएंगे अभी, पक्षांतर विधि और एक है वज्रग्रहणखंड विधि। पक्षांतर विधि और वज्रग्रहणखंड विधि, 2 विधियां इसमें प्रयोग की गई हैं और वेरी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि आप क्लास 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 9th 10th स्टैंडर्ड तक, जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगी, कक्षा बढ़ता जाएगा, वैसे आपके क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन का स्वरूप भी बढ़ता जाएगा। अब जैसे दूसरा है, एक संख्या 9 से 5 कम है। हमने बताया था कि जो संख्या है 9 से 5 कम है, ठीक है, तो यानी संख्या में यदि हम 5 जोड़ दें तब 9 आएगा। ठीक है, ये हमने रूप बता दिया था, समीकरण रूप। अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हल करने के लिए इससे हमें अज्ञात x मान लिया, माना की संख्या x है। क्या मान लिया था कि माना संख्या x है। अब इस अज्ञात राशि को हमें हल करना है, तो निश्चित है कि हम इसको तराजू के 2 पल्ले मान के चलें। ये बराबर बीच में कांटा है जिसमें दोनों पल्ले बराबर रहें, तो यहाँ से हमें 5 हटाना है। तो 5 हटाने के लिए यहाँ 5 प्लस में तो माइनस कर दिया, जब यहाँ 5 हटा रहे हैं तो यहाँ भी 5 हटाना पड़ेगा। तो 5 में से 5 गया, यहाँ 0 आ गया, तो 9 में से 5 गया 4। तो अतः संख्या बराबर क्या मानी थी हमने, x, तो अतः संख्या बराबर कितनी हो गई 4। ठीक है, अगर हम इस पर जाते हैं कि एक संख्या 9 से 5 कम है, 9 से 5 कम है, तो 9 में से यदि 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। राइट, ठीक है। अब तीसरी प्रॉब्लम पर हम चलते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तीसरी प्रॉब्लम है किसी संख्या का दुगना, किसी संख्या का दुगना 6 है। तो मान लो कि संख्या x है, तो इसका हमने समीकरण बनाना तो आप लोगों को बता दिया था कि माना संख्या x है। अब प्रश्न क्या कहता है, तीसरा कहता है कि किसी संख्या का दुगना 6 है, यानी किसी संख्या, मान लो संख्या x है, उसका 2 गुना 2 मल्टीप्लाई 2 गुना कितना है 6 है, यानी 2x बराबर 6। अब सवाल आता है कि जिन तराजू के 2 पल्ले हैं, तो निश्चित है कि इस 2 गुणा में है यहाँ संख्या, तो हम दोनों पक्षों में इस 2 को, अगर 2 को हटाना है तो हम क्या करें कि दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, अगर गुणा में है संख्या तो इसको हटाना है तो हम इसमें 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ 2x बटे 2 हो गया, यहाँ 6 बटे 2 हो गया। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 एकम 2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। अतः संख्या कितनी थी, उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया हमारा आंसर हो गया, कहता है संख्या बराबर 3। यदि हमें उत्तर की जांच करना है तो उत्तर प्रश्न क्या कहता है, किसी संख्या का दुगना 6 है, और अगर 3 का दुगना किया जाए तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, अगर गुणा में संख्या है तो हमने दोनों पक्षों में भाग दिया,
योगफल में संख्या है तो दोनों पक्षों में घटाया, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथी प्रॉब्लम को। चौथी प्रॉब्लम है कि x का 5वां भाग 3 है, x का 5वां भाग बराबर 3, यानी x का 5वां हिस्सा। अब देखिए यहां पर नीचे 5 है, यानी भाग में है 5। अब इस 5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर यदि 5 का गुणा कर दें तो 5 हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ x/5 में 5 का गुणा कर दिया यहाँ। अब बराबर करने के लिए हमने जी बताया, जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वो राइट हैंड साइड में करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 5 जोड़ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में 5 जोड़ेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड में 5 घटा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में 5 घटाएंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड में 5 का गुणा कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में 5 का गुणा कर रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 5 का भाग दे रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 5 का भाग देंगे। यानी जो आप, जब दोनों पड़ले बराबर रखना है तो जो आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही राइट हैंड साइड में करेंगे, राइट। तो 5 का गुणा किया तो ये 5 से ये 5 कट गया तो यहाँ तो x आ गया, तो यहाँ 3 × 5 = 15, तो हमारा x का मान कितना आ गया, 15 आंसर हो गया। तो x का 5वां भाग 3 है। अब यदि हम इसकी आंसर की जांच करें कि जी हमारा आंसर सही है, तो 15 का 5वां भाग, 5 × 5 = 15, कितना आ गया, 3 आ गया। तो x का 5वां भाग 3 है। तो इस प्रकार से हमारी ये वाली प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब हम चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम पर, यानी 5वें नंबर सवाल पर हम देखते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न क्या है, किसी संख्या का 2/3 8 है। किसी संख्या का 2/3 8 है। किसी संख्या का, हमने समीकरण बनाना तो बता दिया था, 2/3 यानी 2/3 बराबर 8 है। अब देखो इसमें अगर हम देखा जाए इस प्रॉब्लम में, तो इसमें 2 गुणा में है और 3 भाग में है, ठीक है। इसमें गुणा में भी है 2 x के। अब हमें x अकेला चाहिए, तो हम x हटाने के लिए इसमें, यानी 2 हटाने के लिए 2 का भाग देंगे और 3 हटाने के लिए 3 का गुणा करेंगे। तो यानी 3/2, 2/3 का उल्टा क्या हो गया, 3/2 का गुणा करने पर। तो देखो जो 3 भाग में है उसको हटाने के लिए 3 का गुणा कर दिया तो ऊपर आ गई संख्या, और जो 2 गुणा में है उसको हमने भाग में कर दिया तो 3/2 हो गई, ठीक है। तो अब इसका हम अगर गुणा कर देंगे 2/3 x में, यहाँ 3/2 का गुणा किया तो राइट हैंड साइड में भी 3/2 का गुणा करेंगे। तो इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, तो यहाँ तो बचा है x अकेला। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 × 2 2 चौको 8, 4 तिहाई 12। तो अतः संख्या बराबर कितनी आ गई हमारी, x क्या मानी थी, हमने संख्या मानी थी, अतः संख्या बराबर 12 आ गया, आंसर आ गया। तो किसी संख्या का 2/3 8 है। अब अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो 12 आया आंसर। अब इसका 2/3 यानी 2/3 निकाल लो, 3 × 3 3 चौको 12, 2 चौको 8 आ गया। किसी संख्या का 2/3 8 है, तो निश्चित है 8 है। तो इस प्रकार से तुम देख रहे हो कि जी तुम्हारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहले हमने इनको समीकरण कैसे बनाएंगे ये बताया, समीकरण बनाने के बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताया। अब चूंकि बार बार जब हम ये चीज कर रहे हैं, क्या हमारा निष्कर्ष निकला इस पर हम चर्चा करेंगे, और इस बिंदु से फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और समीकरण हल करने की अब आपको बताएंगे हम पक्षांतर विधि, ठीक है। अब हम चलेंगे इस समीकरण को, रेखीय समीकरण को पक्षांतर विधि से कैसे हल करेंगे। बिल्कुल समीकरण का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, ठीक है। फिर हम अपने भाषाई सवालों को कैसे गणितीय रूप में यानी समीकरण रूप में बदलते हैं वो भी हमने बता दिया। बहुत छोटी संख्याओं के लेकर, इतने छोटे छोटे उदाहरण लेकर के बताया, इसीलिए
जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप जिंदगी में समीकरण स्वयं बनाना सीख जाओगे। आप सवाल भी बनाओगे, समीकरण भी बनाओगे, ये हमारा विश्वास है। हल करना तो ठीक है, आप खुद स्वयं, अगर बच्चे की सफलता तभी है जब बच्चे स्वयं में सोच करके क्वेश्चन बनाने लगें और उसको सॉल्व करने लगें। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि समीकरण हल करने की पक्षांतर विधि क्या है। वैसे यदि आप लोगों ने अभी कई एग्जाम्पल हमने आप लोगों को बता दिए हैं तो आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी हम 5 उदाहरण फिर से लेकर के चलते हैं और आपको पक्षांतर विधि क्या है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा गौर से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हल कर चुके हैं, लेकिन हम उसको बताएंगे। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है कि x + 2 = 3। हमने क्या बताया था कि इस +2 को यदि हमें हटाना है तो इस तरफ हम -2 घटाएंगे, यहाँ भी -2 घटाएंगे। तो अगर हम प्लस संख्या को यहाँ हटा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसी संख्या को यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं। अब पक्षांतर विधि में क्या है, हमें अब वो नहीं है कि हम दोनों तरफ घटाते रहें। सीधी बात है, इस +2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। इस +2 को हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में। तो यहाँ x बचा। अब यहाँ +2 है तो उस तरफ हमारा क्या हो जाता था, हमें क्या करना पड़ता था, इस +2 को हटाने के लिए हम -2 किया करते थे। यहाँ -2, यहाँ -2, तो ये हो गया -2। यानी हमारा अगर प्लस में संख्या है, +2 है और हम बराबर के उस तरफ ले गए हैं तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और x में से 3 में से 2 चला गया तो कितना आ गया? 1। तो ये आंसर हो गया। अब हमें वो प्रत्येक सवाल में हमें, अब वो तो हमने समझाने के लिए आपको बताया था, अब हम डायरेक्ट जो है इस +2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो हमारा पहला जो नियम निकला, पहला नियम क्या निकला? पहला रूल ये निकला कि अगर प्लस में कोई संख्या है उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगी। अगर हम प्लस संख्या को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है x/3 = 2। यानी ये 3 संख्या x के डिवाइड में यानी भाग में है। अब इस भाग वाली संख्या के लिए हम क्या करते थे, इस 3 को हटाने के लिए हमने पहले उदाहरण बताया है, इस 3 को हटाने के लिए हम पहले इन दोनों संख्याओं में क्या करते थे? गुणा करते थे। अब हमें गुणा नहीं करना है, इस 3 को हम समझ गए कि इस 3 को हटाने के लिए गुणा करना है। तो ये 3 समझ लो उस तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इस तरफ ले जा रहे हैं। तो इस तरफ ये भाग में था तो काय में बदल गया? गुणा में। तो x बराबर क्या हो गया? 3 दूनी 6। ये आंसर आ गया। यानी अगर डिवाइड में सेकंड रूल में हम पहुंच गए कि यदि भाग में कोई संख्या है उस तरफ ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। यानी डिवीजन का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एडिशन का क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन हो गया। डिवीजन का क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब थर्ड नंबर पर जाएंगे हम। थर्ड नंबर जो एग्जाम्पल है वो है 2x = 4। क्या है? 2x = 4। यहाँ 2 क्या है? x के मल्टीप्लाई है। हम क्या करते थे, हमने जो सवाल बताया था कि अगर यहाँ हम गुणा में संख्या तो उसका हम डिवाइड भाग करते थे। यानी इस 2 को हटाने के लिए क्या करते थे? दोनों पक्षों में हम 2 का भाग देते थे। तो निश्चित इस 2 को हमें हटाना है। ठीक है, इस 2 को यदि हमें हटाना है तो इस तरफ हम ले जाएंगे तो काय में हो जाएगी? भाग में संख्या हो जाएगी। 2 यहाँ गुणा में, तो यहाँ पक्षांतर किया हमने, बराबर के उस तरफ ले गए। पक्षांतर करने पर तो 2 काय में पहुंच गया? बटे में। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यानी x बराबर क्या हो गया? x बराबर 2 आंसर हो गया। तो ठीक है, तो इससे हमारा क्या अर्थ निकला कि यदि गुणा में संख्या है, थर्ड नंबर ये हो गया कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको उस तरफ अगर हम संख्या पक्षांतर करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा। यदि गुणा में संख्या है तो इस तरफ अगर पक्षांतर करेंगे हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। पक्षांतर का मतलब ट्रांजैक्शन, मतलब उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाना। तो गुणा में संख्या है तो काय में हो जाएगी? भाग में बदल जाएगी।
अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है हमारा? अगला उदाहरण है 5वां नंबर। 5वां नंबर है y/7 + 1 = 2। ठीक है, तो पहले तो हमने ये वाला हम उदाहरण बता चुके हैं कि इस +1 को हम उस तरफ ले जाएंगे पहले। अब इसमें दो कंडीशन हो गई, तो पहले +1 उस तरफ ले गए, ये +1 उस तरफ गया तो क्या हो गया -1, तो y/7 = 2 में से 1 चला गया 1। अब जिस 7 काय में है, 7 जो है ये 7 आपका डिवाइड में है, तो निश्चित है कि उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन लग गई। पहली तो कंडीशन लग गई हमारी, पहली ये लग गई कि हमारा y/7 + 1 = 2 है, यानी +1 को हम उस तरफ ले गए और फिर इसको हम 7 को उस तरफ ले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं, 6वां उदाहरण। अगर यदि मान लेते हैं कि x - 3 = 5 है, यानी x - 3 = 5 है, तो इस -3 को हम हटाने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करते थे? दोनों तरफ +3 करते थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी +3। अब हम दोनों तरफ ने करके इस तरफ इसको ले जाएंगे, तो यानी कुल मिला के हम इस तरफ 5 में +3 किया करते थे, तो यहाँ तो x अकेला बच जाता था। तो हम ऐसा ही करें कि -3 को उस तरफ ले गया तो क्या हो गया? +3 हो गया। तो x = 5 + 3 = 8, x = 8 आंसर हो गया। तो पक्षांतर विधि में यदि हम माइनस वाली संख्या उस तरफ ले जाएंगे तो काय में वो बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी, यानी सब्ट्रैक्शन एडिशन में बदल जाएगा। ठीक है, यानी चौथा हमारा रूल हो गया, अगर हमारी माइनस वाली संख्या लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में वो अगर हम पक्षांतर करेंगे तो एडिशन यानी प्लस में बदल जाएगी। तो ये 4 रूल हमारे पक्षांतर के ये 4 रूल आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गए। यानी पक्षांतर में क्या हो गया? एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो गया, पक्षांतर उस तरफ करेंगे। डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो गया, और सब्ट्रैक्शन का एडिशन हो गया। और एक एक छोटे छोटे उदाहरण हम लेकर के हमने समझा दिया है। अब हम आगे कुछ 2-3 उदाहरण ऐसे बताएंगे समीकरण में कि जिससे और तुम्हें अधिक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और अधिक समझ में आ जाएं। कुछ हम बड़े क्वेश्चन लेकर के यदि अभी आपको 2-3 उदाहरण और समझाएंगे। ये अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपका समीकरण का पूरा क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी हम स्टैंडर्ड सवाल लेकर के चलते हैं। आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाली समीकरण हल करने की जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हल करने की सबसे ज़्यादा यूज होने वाली विधि है पक्षांतर विधि। उसको भी हमने एक एक उदाहरण लेकर के समझा दिया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन लेकर के। अब देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो अधिकतर जो है ये 3-4 टॉपिक में मिलते हैं। पहला है संख्या संबंधी। संख्या संबंधी प्रश्नों में हमें लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आयु संबंधी। तीसरे प्रकार के कुछ ज्यामिति संबंधी में मिलते हैं। समय, दूरी, चाल, समय में भी क्वेश्चन मिलते हैं। और अन्य तो फिर अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज में भी मिल जाते हैं, लाभ हानि में भी मिल जाते हैं, एक एक नियम में भी मिल जाते हैं। मतलब फिर तो कई प्रकार के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है आयु संबंधी क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और संख्या संबंधी क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। अब हम थोड़ी सी एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसे संख्या संबंधी क्वेश्चन आ गया कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। या आ गया 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 20 है तो संख्याएं बताइए। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन संख्याओं से संबंधी बनते हैं। ठीक है, या किसी बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के तिहाई के योगफल के बराबर है,
इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये संख्या संबंधी। आयु संबंधी क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे? आयु संबंधी क्वेश्चन में जैसे एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है, यदि इस समय वर्तमान समय में पिता और पुत्र की उम्र में क्या अंतर होगा या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से पिता पुत्र की उम्र में या दो भाइयों की उम्र में, इस प्रकार से हमें आयु संबंधी क्वेश्चन भी आएंगे। ज्यामिति संबंधी में आ गया कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल इतना है तो तीसरे कोण कितने का होगा। एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल इतना है तो तीसरा कोण कितना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे। समय दूरी चाल संबंधी में आ जाएंगे कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और दूसरी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो दोनों की औसत चाल क्या होगी, या दोनों की किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे और बड़े प्रश्न भी हो सकते हैं। अब अन्न में हमने बताया था कि अन्न में कई प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं, मतलब इसके अलावा काम समय चाल समय में भी आ सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा 2-3 प्रॉब्लम लेकर के चलेंगे, जिसमें एक आध क्वेश्चन संख्या संबंधी का हो जाए, एक आध आयु संबंधी का हो जाए। तो 2-3 प्रॉब्लम हम आपको लेकर के आ रहे हैं और उन 2-3 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि तुम्हें आज का ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। अब हम फिलहाल 2 एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। एक आपका हो गया संख्याओं से संबंध, दूसरा हो गया उम्र से संबंधित। पहला उदाहरण है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 26 है, संख्याएं ज्ञात करो। कौन सी क्रमागत संख्याएं हैं? क्रमागत सम संख्याएं। तो थोड़ा सा इसमें गौर कर लो। संख्याओं वाले सवालों में जो इस प्रकार से अगर क्रमागत वाले आते हैं तो इसमें हम कैसे मानेंगे? पहला हमारा स्टेप है क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। यदि क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं वाला क्वेश्चन यदि आता है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं या क्रमागत संख्याएं, तो निश्चित है कि हमारी क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 होती हैं। यानी हर संख्या, हमने बताया भी है डिटेल में कि हर संख्या अपनी पीछे वाली संख्या से एक अधिक है। तो यदि हमने पहली x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी? एक अधिक हो गई, x + 1। फिर एक और जुड़ गया उसमें तो x + 2 हो गया, फिर और जुड़ गया तो x + 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो यानी अगर क्वेश्चन आ रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो हम पहली x मानेंगे, दूसरी x + 1 मानेंगे। यदि 3 आता है, ठीक है, तो पहली x मान ली, दूसरी x + 1 मान ली, तीसरी x + 2 मान ली। तो इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे। इसको कहीं नोट करते जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं। दूसरा टॉपिक है यदि क्रमागत सम संख्याएं आ रहा है, ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं वाला क्वेश्चन यदि आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसमें हम जानते हो कि क्रमागत सम संख्याएं 2 4 6 8 होती हैं, इसमें 2 का डिफरेंस होता है। तो पहली हम संख्या मानेंगे 2x + 2, दूसरी मानेंगे 2x + 4, अब 2 प्लस करते जाएंगे, 2x + 6, 2x + 8, इसी प्रकार से आगे हम चलते जाएंगे। यदि क्रमागत सम संख्याएं आ रही हैं तो पहली संख्या 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6, 2x + 8, इस प्रकार से हम मान लेंगे। अगर 2 आ रही हैं तो 2 लिख लेंगे, 3 अगर पूछ रहा है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है। अब तीसरा आता है क्रमागत विषम संख्याएं। यदि क्रमागत विषम संख्याओं से संबंधित आ रहा है सवाल, देखो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर क्रमागत विषम संख्याओं से संबंधित आ रहा है तो पहली संख्या जानते हो कि विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 होता है। तो पहली हम संख्या मानेंगे 2x + 1, दूसरी 2x + 3, फिर 2x + 5, 2x + 7, इसी प्रकार से हम आगे मानते जाएंगे। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें या तो 2 या 3,
मैक्सिमम 3 आ जाएंगी, क्रमागत 3 सम संख्याएं या क्रमागत 2 सम संख्याएं। लेकिन अभी हाल तुम लोगों के अधिकतर जो सवाल आएंगे इसमें, तो अधिकतर 2 सवालों में आएंगे। तो ठीक है, तो इसको तीनों चीज़ों को समझ लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। अभी हमने सभी संख्याओं को बता दिया कि सम संख्याओं में हम क्या मानेंगे, क्रमागत संख्याओं में कैसे मानेंगे। जब तो अब क्रमागत क्या क्वेश्चन है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 26 है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं सम संख्याएं 2x + 2 व 2x + 4 हैं, ठीक है। अब बाय क्वेश्चन प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 26 है। यानी पहली सम संख्या 2x + 2, दूसरी क्रमागत सम संख्या 2x + 4, दोनों का योगफल 26 है, ठीक। तो हमने इसको भाषाई रूप से काय में बदल दिया, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन रूप में बदल दिया। अब देखो यहाँ पर 2x कितना हो गया, 4x हो गया। अचरपद जोड़ लिए, चरपद जोड़ लें, 2 + 4 6 = 26। अब हम 6 को क्या करेंगे, पहले हम +6 है उसको पश्चांतर करेंगे उस तरफ, तो 6 उस तरफ चला गया, तो 26 में से 6 चला गया, 20 बचा। अब इसको 4 को ले जाएंगे तो 4 यहाँ पर काय पे है, 4 जो है मल्टीप्लाई में है, जब उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब जब x बराबर 5 आ गया तो अतः हमारी पहली सम संख्या क्या थी, अतः उत्तर जो होगा, अतः पहली क्रमागत सम संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या क्या है, 2x + 2, तो x की जगह कितना हो गया, 5 रख दें, 2 + 5 + 2 यानी 5 दूनी 10 + 2 यानी 12। और दूसरी क्या है, 2x + 4, ठीक है, 2x + 4, तो यानी हमने x की जगह कितना रखना है, 5, तो 5 दूनी 10 + 4 = 14। तो दोनों संख्याएं कितनी आ गई, पहली आ गई 12, दूसरी आ गई 14। अगर हम इसकी आंसर उत्तर की जांच करना चाहें तो उत्तर की जांच में हम देखेंगे कि दोनों का योगफल कितना है, 26। अगर हम 12 और 14 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 26, यानी हमारा आंसर सही है। तो हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। दूसरे क्वेश्चन क्या है हमारा, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की उम्र बताइए, ठीक है। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और किसकी पूछ रहा है, श्याम की पूछ रहा है। जो पूछ रहा है क्वेश्चन वही हम मानेंगे, यानी सेकंड नंबर का सॉल्यूशन है ये। माना श्याम की उम्र x वर्ष है, हम जो निकालना है उसी अज्ञात राशि को हम पहले नंबर मान लेते हैं, x वर्ष है। अब प्रश्न क्या कहता है, बाय क्वेश्चन, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार ही हम समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या कह रहा है प्रश्न, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो राम की उम्र कितनी हो गई, श्याम की अपन ने x मान ली, तो राम की कितनी अधिक है, 5 वर्ष, तो x + 5 वर्ष हो गया, ठीक, राइट, समझ में आ गया ना। यानी राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो हमने श्याम की मानी x, तो राम की होगी x + 5। अब क्या कह रहा है, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो तो राम की वर्तमान उम्र, तो x + 5 बराबर कितना है, 28। तो 5 को हम उस तरफ 75 किया,
तो 28 माइनस 5 तो x बराबर 23 आता है। बहुत सिंपल सवाल था। अतः श्याम की उम्र आ गई बराबर 23 वर्ष। जी आंसर हो गया। ठीक है। अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो 23 में यदि 5 जोड़ दें तो 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम जितने भी प्रश्नावली में सवाल हैं, क्लास 6 स्टैंडर्ड, क्लास 7 स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को हमने पूरा बता दिया है। पूरी दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी इसमें प्रॉब्लम आए या कहीं भी इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मिलते हैं लीनियर इक्वेशन से संबंधित, वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जिसमें कहीं अगर प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। हम अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे वो आएंगे क्लास 8th 9th स्टैंडर्ड का। वो होगा हमारा युगपत समीकरण, यानी 2 अज्ञात राशियों। अभी एक अज्ञात राशि वाले समीकरण आप लोगों को बताए हैं, अब 2 अज्ञात राशि वाले समीकरण के लेकर के आएंगे और 2 अज्ञात राशियों वाले समीकरणों को कैसे हल करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। और इसी के साथ आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बराबर जो है वीडियो देखते रहिए। आपको कोरोना संकट में मैं प्रयास करूंगा कि गणित संबंधी हमारे जितने भी बच्चे हैं, क्लास 6th का, क्लास 4th से लेके क्लास 9th 10th तक के बच्चे, सभी बच्चे, बड़ी कक्षाओं के बच्चे अपना रिवीजन कर लेंगे, छोटी कक्षाओं के बच्चे अपना आगे तक का सीख लेंगे। आज के समय में घर पे बैठे बैठे यदि आप पर डे हमारे वीडियो को देख करके 1-1 घंटे का टाइम देते जाएंगे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी ये मैथ आपको आगे की कक्षाओं में, यहाँ तक कि कंपटीशन तक आप जब बड़े हो जाएंगे बराबर काम आएगी। ओके, धन्यवाद।